हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। आप सभी लोगों को सर्दी बहुत बहुत मुबारक हो। अचानक 2-3 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, मैंने गर्म टोपी पहन रखी है और बहुत मुश्किल हो रहा है गर्म कपड़े के बिना वीडियो बनाना भी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी रज़ाई में घुसे होंगे और कुछ लोग नहीं, बहुत से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पीपल्स मस्ट हैव स्लेप्ट, सो चुके होंगे क्योंकि रात के 11 बज रहे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब। आज हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो बिग बैश ने अपनी अलग अलग टीम्स में खरीदे हुए, उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में जो 3 T20 मैचेस की सीरीज आज स्टार्ट हुई है, उसका पहला T20 मैच खत्म हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। पाकिस्तान ने वो 6 विकेट से जीत लिया है, ज़्यादा उसमें कुछ मज़ा भी नहीं आया। और उसके बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश के एक प्लेयर को हमने कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में खरीदा था 9.25 करोड़ रुपए में, लेकिन उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे उसके अगेंस्ट कैंपेन छेड़ी गई कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है तो इसको क्यों खरीदा है, इसको बाहर निकालो। और ये सारा का सारा होने के बाद में बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर को ये एक तरीके से ऑर्डर दे दिया कि इसको बाहर निकालो। अब उसको पीएसएल वालों ने, पाकिस्तान वालों ने अपनी क्रिकेट लीग में खरीदा है। उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे मैटर में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है कि हम उनका साथ देंगे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली कहानी। उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन लोगों के कुछ प्लेयर्स, पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो कि बीपीएल में खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबर आजम ने अपने पिछले 5 मैचेस में 2 मैचेस में उसने 50 बना दी थी, एक में उसने कुछ 58 रन बनाए थे, एक में कुछ शायद यही कोई 53, 54, 55 रन बनाए थे। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था कि ये आगे फिर से वही करने वाला है जो ये हमेशा करता है, इससे रन्स नहीं बनेंगे। अच्छा, जब इसने 58 रन्स बनाए जो कि अभी नए साल के ऊपर ही बनाए थे, शायद 1 या 2 तारीख को जो मैच था उसमें बनाए थे, तभी हो गया था कि 2026 के पहले ही मैच में जैसे ही 2026 शुरू हुआ तो हमारे बाबर आजम ने 58 रन्स बना दिए। और अब देखिए आगे क्या क्या गुल खिलाएगा। उसने कल गुल खिला दिया है। कल ये जो मैच हुआ था उसने वापस वही चीज़ अपनाई जो उसने पिछले कुछ मैचेस में अपनाई थी। वो 7 बॉल्स में 2 रन बना के आउट हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेविस ने, क्योंकि पिछला मैच जब इसने 58 रन बनाए थे वो डेविस की वजह से ही बनाए थे। अगर डेविस उस दिन 15 बॉल में 34 रन ना बनाता, तेज ना खेलता, तो मैच जीतना तो बहुत दूर की बात है, ये अपनी 50 भी पूरी नहीं कर पाता। और कल फिर वही हुआ, उसने 7 बॉल में फिर से 2 रन बनाए, फिर से उसने कुछ नहीं किया, बहुत ईजी कैच दे दिया उसने। अच्छा, दूसरा हम बात कर लेते हैं इनके मोहम्मद रिजवान की। उसका आज एक मैच था, उसकी टीम का दूसरी की टीम के साथ में मैच था, तो उसने 25 बॉल खेली, यानी 4 ओवर और 1 बॉल और एक्स्ट्रा खेली। चलो उस एक एक्स्ट्रा बॉल को अगर छोड़ भी देते हैं अगर उसको, तो उसने कितने ओवर खेले? अकेले ने उसने 4 ओवर खेले, उसने रन्स कितने बनाए? 21। और ये 4 ओवर उसने अकेले ने खेल के जब बनाए 21 रन, तो उसने सिर्फ 2 चौके लगाए। खैर, उसको तो T20 अभी ये जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है 2026 का, तो वो तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में उसको लिया भी नहीं है, तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो या बुरा, उसको तो वैसे भी 15 मेंबर का जो उन्होंने एक अनाउंस किया है उसमें उसका नाम ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनका जो एक फास्ट बॉलर है। 2 फास्ट बॉलर जो अपने आप को बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, एक तो आपका हारिस रऊफ है और दूसरा शाहिन शाह अफरीदी है। तो शाहिन शाह अफरीदी क्योंकि इंजर्ड हो चुका है, उसकी इंजरी का भी पता नहीं है कि वो कितनी सीरियस है, उसका बाद में पता लगेगा। लेकिन हारिस रऊफ के अभी पिछले मैच में उसको लास्ट के एक ओवर में 10 रन बचाने थे, मतलब उनको डिफेंड करने थे उनकी टीम को कि 10 रन, सामने वाली टीम को 10 रन और चाहिए। अच्छा, इनका जो कैप्टन है स्टोइनिस, उसने ओवर किसको दिया? उसने ओवर दिया हारिस रऊफ को, जबकि उसको पता है कि लास्ट के ओवर्स में, डेथ ओवर्स में ये बहुत ज़्यादा मार खाता है, उसके बावजूद भी उसको ओवर दे दिया। अच्छा, हारिस रऊफ ही मन में क्या सोच रहा होगा कि जब मैंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ, जबकि यूएसए का वो पहला वर्ल्ड कप था, जब उसको मैंने, उसके सामने मैं 15 रन डिफेंड नहीं कर पाई, ये तो 10 रन है, इसको काहे काहे का मैं डिफेंड करूंगा। अच्छा, चाहिए 10 रन थे, उसने दिए 13। कैसे दिए? उसने लास्ट ओवर में पहली बॉल पे 1 रन बना, दूसरी बॉल पे 2 रन बने, तीसरी बॉल पे छक्का लग गया, टोटल 9 रन बन गए। अब 1 रन चाहिए था। चौथी बॉल पे उसने कहा कि नहीं, 10 रन तो नहीं, मैं 13, 14, 15 तो नॉर्मली देता हूँ, तो उसने एक चौका खाया। यानी लास्ट ओवर में चाहिए 10 थे, उसने दे दिए 13। ये इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है बिग बैश लीग की, और इसके बेस पे वो लोग T20 का स्क्वाड बना रहे हैं कि हाँ, ये वाले प्लेयर्स को हम लेके जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, श्रीलंका किस तरीके की पिचेस बनाता है? स्पिन ट्रैक बनाता है। और ये लोग कौन सी पिचेस पे खेल रहे हैं? ये लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, जहाँ की बाउंसी पिचेस हैं, जहाँ पे पेसर्स को हेल्प मिलती है, और ये इन लोगों की वहाँ पे तैयारी है। अच्छा चलो, ये तो हो गया इन लोगों के बिग बैश लीग में इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बातें। अब हम बात कर लेते हैं T20 मैच जो कि आज हुआ था। अच्छा,
सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को ये हुआ कि उन्होंने टॉस जीता, और क्योंकि वहाँ आज बारिश हो रही थी, जो ट्रॉफ़ी का प्रदर्शन किया गया वो भी इंडोर में किया गया था क्योंकि बारिश हो रही थी। लेकिन ठीक है, मैच में किसी तरह की रुकावट नहीं है, पूरा मैच खेला गया 20 ओवर का। इन्होंने टॉस जीता और इन्होंने पहली बॉलिंग करने का फैसला किया। कोई भी टीम होगी तो वो इस तरह की कंडीशन में, जब ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो बॉलिंग करता है, तो उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका ठीक खेल रहा था, हालांकि शुरू में कुछ अच्छा नहीं खेला, इनके 3-4 ओवर्स बहुत, 3-4 जो प्लेयर्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर ठीक है, उसके बाद इन्होंने थोड़ा तेज़ खेलना शुरू किया। लगभग 11-12 ओवर होने के बाद में इन्होंने थोड़ा तेज़ खेला। एक बार हालात ये थे कि 110 रन के ऊपर उनके सिर्फ 5 विकेट थे, लेकिन फिर जैसा कि, क्योंकि अब श्रीलंका टीम पहले वाली टीम तो रही नहीं है, जब इनके जयसूर्या, अरविंद डी सिल्वा और कालू वितरना, फिर आपका दिलशान बोल दो या संगकारा बोल दो, इस तरीके के जो प्लेयर्स हुआ करते थे, जब वो वाली टीम तो अब ये रही नहीं है। ये वेस्ट इंडीज़ की टीम होगी, श्रीलंका की टीम होगी, ये अब अपने डाउनफॉल में चल रही है। तो जब 110 रन के ऊपर इनके 5 विकेट थे, तो पूरे 128 रन के ऊपर इनकी पूरी की पूरी टीम आउट हो गई, यानी कि अगले 18 रन्स के अंदर इन्होंने अपने 5 विकेट और गंवा दिए। 128 का टारगेट बहुत, मतलब 128 इन्होंने बनाया, 129 का टारगेट है। टारगेट बहुत ईजी है, लेकिन पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान क्या करता है, इनको इस तरीके की टीम्स मिलते हैं, जिस तरीके की जिम्बाब्वे हो गई या फिर साउथ अफ्रीका की टीम, जब पीछे इन लोगों के यहाँ खेलने के लिए आई थी, हमारे यहाँ खेलने आने से पहले, तो उन्होंने अपनी एक बी टीम भेजी थी, जो कि इनके मेन प्लेयर्स 7 या 8 प्लेयर्स तो इनके थे ही नहीं। ऐसी टीम्स के अगेंस्ट ये जीतते हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट ये जीते हैं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये जीते हैं, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ये जीते हैं, और फिर ये खुश हो जाते हैं कि हम लोग सीरीज़ जीत रहे हैं, बायलैटरल सीरीज़ जीत रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, अब हम T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी टीम है और हम किसी को भी हरा देंगे। लेकिन ये लोग खुद भी जानते हैं, जब हम किसी बड़ी टीम के सामने आ जाते हैं, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया या इंडिया हो गया, तो इन लोगों की हालत कैसी कैसी हो जाती है, आप लोग पीछे काफ़ी सालों से देखते हुए भी आ रहे हैं। तो 128, 129 का टारगेट चेस करने के लिए अगर यहाँ पे इंडिया की टीम होती तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ इंडिया 12 या 13 ओवर में ये मैच जीत जाती। ये लोग मैच जीते 17 ओवर ख़त्म होने वाला था तब, यानी कि सिर्फ 18-20 बॉल बाकी बची थी, तब ये लोग जीते। अच्छा, इनके बैटर्स की परफॉर्मेंस में बताता हूँ कि किस तरीके से इनके बैटर्स ने परफॉर्म किया। साहिबजादा फरहान, जो अपने आप को बहुत बड़ा हिटर समझता है कि मैं बहुत एग्रेसिव खेलता हूँ, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ खेलता हूँ, वो 141 की स्ट्राइक रेट से खेला है। इसके बाद साइम अयूब, जिनको ये बोलते हैं कि नो लुक शॉट बहुत अच्छे मारता है, बहुत अच्छा, ये अभिषेक शर्मा के बराबर का है या उससे भी आगे का है, वो 133 की स्ट्राइक रेट से खेला है। इनका जो कैप्टन है, उसने 12 बॉल में कुछ 18 रन, 11 या कुछ बॉल में कुछ 18 रन बना के गया है वो। इसके बाद इनका जो सबसे बढ़िया इनका एक बैटर, ये लोग मानते हैं कि ये हमारा सबसे बढ़िया बैटर है, फ़खर जमान, जो कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी वजह से ये लोग जीते थे, वो उस एक परफॉर्मेंस के आधार पे आज तक खेल रहा है। उसने 10 बॉल खेली, 5 रन बनाए, एक चौका तक नहीं लगा उससे। ये इनके बैटर्स की परफॉर्मेंस है। एक भी प्लेयर इनका 150 की स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं गया। 150 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ ये खेल के गया है, क्या नाम है इसका, शादाब खान, उसने कुछ 12 बॉल में 18 रन बनाया, वो 150 की स्ट्राइक रेट से खेला। अदरवाइज इनका कोई भी बैटर, और 12 बॉल में 18 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तू मेरा मैच विनर है, मोहम्मद नवाज, जो कि इनका एक बॉलर है, वो 10 ओवर में 40 रन दे के गया है, उससे एक विकेट नहीं ली गई। फिर उसके बाद में वो एक फ़हीम अशरफ, राणा फ़हीम अशरफ करके है, जो कि हमारे अभी हमने जो एशिया कप जीता था, फाइनल जीता था, तीसरा मैच, उसमें हमने उसके सेकंड लास्ट ओवर में जब शिवन दुबे आउट हुआ था, तो वो कितना चिल्लाया था, पता नहीं, उसने मैच ही जीत लिया, जबकि पता है कि लास्ट ओवर में सिर्फ 10 रन चाहिए, और सामने बॉलर कौन होगा, हारिस रऊफ। और हारिस रऊफ तो फेमस है, लास्ट के ओवर जब उसको करने को मिलते हैं 10 या 15 रन, वो बहुत ईजीली दे के जाता है। तो वो आज एक ही ओवर दिया गया उसको, उसने 10 रन दिए। तो ये इनके बॉलर्स की और ये इनके बैटर्स की परफॉर्मेंस है। हाँ, आज का मैच वो जरूर जीते, लेकिन आप ये सोचो वो किसके अगेंस्ट जीते, वो श्रीलंका के अगेंस्ट जीते। जैसे ही अभी T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा, तो उसके सामने कौन आएगा, उसके सामने इंडिया आएगा, उसके सामने यूएसए आएगा। जब यूएसए से ये 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ऑलरेडी हार चुके थे। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है, इनको खुश होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी पूरा का पूरा 1 महीना बचा है, 7 फेब से अभी आपका T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। इनकी हालत वापस आप लोगों के सामने आ जाएगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। अच्छा, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मुस्तफिजुर रहीम करके एक प्लेयर है, जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.25 करोड़ रुपए में लिया था। फिर सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला कि इसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकाल दिया गया। अब उसको PSL वालों ने खरीद लिया है। तो अब पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है कि हमने मुस्तफिजुर रहीम को हमने ले लिया है। तो जिस तरीके से एक डॉक्टर के पास कोई केस जाता है ना, डॉक्टर क्या बोलता है कि ठीक है, ये केस मुझे हैंडल करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कई बार वो हैंडल नहीं कर पाता, नहीं, उसको करना ही नहीं है कि चलो छोड़ो ना यार, फालतू में, ये तो वैसे ही मरने वाला है,
क्यों फालतू में मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा। तो वो क्या करते हैं, इस तरीके के केस को वो रेफ़र कर देते हैं कि ठीक है आप इसको जयपुर लेके जाओ या दिल्ली लेके जाओ या बॉम्बे लेके जाओ। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने उसको रेफ़र कर दिया कि ठीक है इसको यहाँ से लेके जाओ। अब उसको पीएसएल वालों ने ले लिया है, वो बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, जब बांग्लादेश के एक उस प्लेयर को जब आईपीएल वालों ने निकाल दिया तो बांग्लादेश वालों को गुस्सा आया। उन्होंने 2 एक्शन लिए। पहला एक्शन उन्होंने क्या लिया, उन्होंने आईसीसी में कंप्लेंट करी कि हमारी टीम इंडिया खेलने के लिए मतलब ये जो T20 वर्ल्ड कप अभी शुरू होने वाला है 7 फ़रवरी से, हम खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे, हमारे सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएँ। पाकिस्तान बहुत खुश हुआ कि जिस तरीके से हम इंडिया के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, अब एशिया की एक और टीम यानी बांग्लादेश भी इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा हो गया। और थोड़े आने वाले टाइम में हमने अगर श्रीलंका को भी एक तरीके से एग्री कर लिया कि आप लोग भी इंडिया के अगेंस्ट खड़े हो जाओ तो हम एशिया के राजा बन जाएंगे। अच्छा ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या एक्शन लिया, उन्होंने क्या किया, अभी ये जो आईपीएल शुरू होने वाला हमारा वर्ल्ड कप के बाद में जब आईपीएल शुरू होगा, उसके जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो बांग्लादेश वालों ने मना कर दी कि हमारे बांग्लादेश में हम आईपीएल के मैचेस नहीं देखने देंगे। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टेप बताता हूँ। सॉरी, 2023 से लेकर 2027 तक के जो मीडिया राइट्स हैं वो बीसीसीआई वालों ने बेचे हैं 48,400 कुछ करोड़ रुपए में। मतलब ये 5 साल के लिए 2023 से 2027, 23, 24, 25, 26, 27, ये 5 साल के लिए 48,400 करोड़ में बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स बेचे हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा कमाई बीसीसीआई को इंडिया में होने वाले मैचेस से होती है, क्योंकि इंडिया में एक तो टीवी पे देखा जाता है, उसके बाद में ये देखा जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जिस तरीके से जैसे हमारे जियो हो गया, हॉटस्टार हो गया या फिर दूसरा कोई ऐप हो गया, वो इन 2 जगह पे सबसे ज़्यादा व्यूवर्स होते हैं। तो सारी ज़्यादा से जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है इंडिया में होने वाले मैचेस से होती है। बांग्लादेश से हमें उस 48,400 करोड़ जो रुपए हैं उसमें से हमें सिर्फ 2 से लेकर 3% तक की कमाई हमें बांग्लादेश से होती है। अगर इस 48,400 करोड़ रुपए का हम 2 या 3% निकालेंगे तो मैक्सिमम निकलेगा तो 100 से लेकर 150 करोड़ तक निकलेगा। 100 से लेकर 150 करोड़ तक हम आईपीएल में किसी 2 या 3 प्लेयर्स को खरीद लेते हैं। हमारी जो ये आईपीएल की टीम्स हैं वो 2 या 3 कुछ प्लेयर्स को 100 करोड़ रुपए में मिला के 100 या 150 करोड़ रुपए में हम खरीदते हैं। तो सोचो, क्या 48,400 करोड़ रुपए में से अगर हमारे 2 या 3% यानी 100 से लेकर 150 करोड़ तक अगर हमें बांग्लादेश से नहीं मिले तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मुर्दे का अगर बाल उखाड़ दिया जाए तो मुर्दा हल्का नहीं होगा, वो वाली कहानी है। दूसरा, इन्होंने ये जो पाकिस्तान वालों ने क्या कहा कि ठीक है पहले हम नहीं खेल रहे थे इंडिया में जाके, बांग्लादेश ने भी मना कर दिया, तो धीरे धीरे इंडिया जो है वो एशिया का जो राजा बना हुआ है। एशिया क्या क्या वो पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड का राजा बना हुआ है। एटलीस्ट हम एशिया में तो हम इंडिया से आगे निकल जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आईसीसी ने उसकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। हालांकि उसकी पूरी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार के लिए पाकिस्तान की ये बात तो जरूर मान ली गई थी कि ठीक है पाकिस्तान के जो भी मैचेस होंगे वो इंडिया की बजाय श्रीलंका में होंगे। उसका पीछे एक रीज़न था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता है आईसीसी, इसलिए उसकी डिमांड मान ली गई कि चलो ठीक है आप लोग मत खेलो इंडिया में जाके, आप लोग जाके श्रीलंका में खेल लेना। लेकिन बांग्लादेश की ये रिक्वेस्ट किसी भी एंगल से आईसीसी मानने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के मैचेस की उतनी ज़्यादा वैल्यू होती भी नहीं है और उससे इतना ज़्यादा रेवेन्यू होता भी नहीं है। क्योंकि अगर इंडिया पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई मैचेस देखे जाने वाले हैं तो वो इंडिया और पाकिस्तान के हैं। कुछ 1-2 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर, चलो सपोज करो मैक्सिमम हो गया तो 5 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर ये डिसीजन आईसीसी दे देने वाला है कि बांग्लादेश की टीम को इंडिया जाना ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, उल्टा बीसीसीआई को बोल रहे हैं या इंडियन लोगों को ये चीज़ बोल रहे हैं। कुछ कमेंट्स आ रहे, मैं पढ़ रहा था, कुछ शोज़ में देख रहा था मैं, उसमें इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं कि जब एक प्लेयर को पाकिस्तान इंडिया वाले सिक्योरिटी नहीं दे सकते, मुस्तफिजुर रहीम को अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते इंडिया वाले आईपीएल में, तो वो पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी कहाँ से देंगे? तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। इसलिए बांग्लादेश की टीम को इंडिया नहीं आना चाहिए। वो ये वाला पॉइंट रख के ये बात बोल रहे हैं कि हम वहाँ क्यों जाएं जब हमारे एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। उन लोगों को अब ये चीज़ कौन समझाए कि बात सिक्योरिटी की तो है ही नहीं। बात सिक्योरिटी की होती तो इतनी सारी जो टीम्स हैं, इतने सारे जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं या इतनी सारी जो टीम्स आएंगी अभी T20 वर्ल्ड खेलने के लिए इंडिया में, क्या उनको हम लोग सिक्योरिटी नहीं दे रहे? बात तो सिक्योरिटी की है ही नहीं ना। हमें तो बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को लेना नहीं था बस, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं और निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। तो बस ठीक है, हम लोगों ने एक स्टेप लिया कि ठीक है निकाल के बाहर फेंको इसको। अब उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या हो रही है कि वो 9.25 करोड़ रुपये में बिका था, उसकी एक कमाई गई।
अब वो वहाँ पे अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो 9 से 3 गुना अगर कर लिया जाए तो वो कम से कम 27-28 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ का होता है। तो सबसे ज़्यादा मिर्ची इन लोगों को उस पैसे की वजह से लगी हुई है जो उस प्लेयर को मिलने वाली थी। अब पाकिस्तान वाले खुश हो रहे हैं कि ठीक है, बांग्लादेश का कुछ नहीं है, 2-4 दिन खुश हो लो। लास्ट में आईसीसी की तरफ से यही डिसीजन आने वाला है कि बांग्लादेश की टीम को अपने मैचेस खेलने के लिए इंडिया ही आना पड़ेगा, और अगर बांग्लादेश मना करता है कि हम नहीं आएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसके पॉइंट्स लेस कर दिए जाएंगे। सपोज करो किसी एक मैच में 2 पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर उसको 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वो मैच खेलेगा ही नहीं तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो सी ग्रुप है जिसमें बांग्लादेश है, उसमें बाकी जो टीम है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें इंग्लैंड है, उसमें वेस्ट इंडीज़ है, उसमें इटली है और उसमें नेपाल है। इटली और नेपाल को बांग्लादेश बहुत इजीली हरा देगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स में, इटली तो पहली बार आ रही है खेलने के लिए, नेपाल फिर भी चलो थोड़ा बहुत पहले खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन ये दोनों टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बांग्लादेश इनको इजीली हरा सकता है। उसके बाद बची वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड। तो वेस्ट इंडीज़ को भी बांग्लादेश इससे पहले काफ़ी बार हरा चुका है। सिर्फ एक टीम बची थी, इंग्लैंड। तो बांग्लादेश के पास काफ़ी सारे चांसेस हैं कि वो सुपर 8 में पहुंच जाए, तो इसलिए बांग्लादेश का ही नुकसान होगा, इंडिया का नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, जिस तरीके से 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने भी तो इंग्लैंड को हराया था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई दिन अच्छा निकल के आया, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी, कोई भी एक बैटर या कोई भी एक बॉलर पूरे के पूरे मैच का रुख पलट सकता है। तो हो सकता है कोई एक दिन बांग्लादेश का अच्छा निकल के आ जाए और उस दिन वो इंग्लैंड को हरा दे, तो इस तरीके से अपने ग्रुप में वो टॉप पे जा सकता है। तो नुकसान बांग्लादेश का होना है, हमारा तो होने वाला नहीं है। तो इसके अब आज तीनों टॉपिक पे हम लोगों ने बात कर ली है। पाकिस्तान 2-4 दिन में वापस अपने मुंह की खाने वाला है। इसके किस तरीके के बैटर्स या बॉलर्स बिग बैश में परफॉर्म कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने आ गया है। किस तरीके से आज वाले मैच में 129 का टारगेट भी ये 17वें ओवर में जाके पूरा कर रहे हैं, और किस तरीके से इनके बैटर्स 150 की स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और होते हैं तो होने दो, हमारी ज़रूरत से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली वीडियो में लगेंगे, आपसे फिर मिलेंगे। और हाँ, 11 तारीख आने वाली है, सिर्फ 3 दिन और है। इंडिया और न्यूजीलैंड के वनडे मैचेस शुरू होने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिर से एक बार विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखेंगे। और हाँ, परसों से वीमेन का IPL शुरू होने वाला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर से अब आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, या जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते रहते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और डिसलाइक जिस तरीके से भी उनको ठीक लगे शेयर करें, और हाँ, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।